हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के चैप्टर नंबर 2 के, और पूरा ही चैप्टर हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो आपको ध्यान से देनी है और साथ ही साथ आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2, फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल्स। तो इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। भारत में पुराने समय में फार्मेसी प्रोफेशन की प्रैक्टिस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। वह व्यक्ति जिसके पास फार्मेसी को कोई जानकारी नहीं थी तथा ना ही कोई फार्मेसी एजुकेशन थी, वो भी व्यक्ति फार्मेसी प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसलिए यह जरूरी हो गया कि इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए जाएं। ठीक है। इसके बाद कानून बने फार्मेसी प्रोफेशन को लीगली चलाने के लिए, और इसे फार्मेसी एक्ट 1948 कहा गया। मतलब क्या है कि भारत में पुराने समय में फार्मेसी को चलाने के लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं थे। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रस्ताव दिया कि इसके लिए कोई रूल्स बनाया जाए। फिर ये क्या हुआ, फार्मेसी एक्ट को बनाया गया 1948 में। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, फार्मेसी प्रोफेशन में डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब फार्मेसी का प्रोफेशन है उसको में विकास करने के लिए, उसको और अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए। फार्मेसी प्रोफेशन में होने वाले लीगल और इनलीगल एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए, मतलब फार्मेसी प्रोफेशन में क्या क्या कानून व्यवस्था के अनुरूप हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है, वो चीज़ भी इसमें देख रेख करनी थी। फार्मेसी प्रोफेशन में नए प्रैक्टिशनर को अथॉरिटी प्रोवाइड करने के लिए, या मतलब उनको रजिस्टर करने के लिए, जैसे कोई नया नया फार्मासिस्ट है तो उसको रजिस्टर करने के लिए। ड्रग अब्यूज़ को कम करने के लिए, मतलब जो दवाइयाँ हैं उनका मिसयूज़ हो रहा है उसको कम करने के लिए। ठीक है। अब हमारे इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है, 9 मार्च 1949 को केंद्र सरकार के द्वारा फार्मेसी काउंसिल का गठन किया गया था, जिसके द्वारा सेक्शन 3 और फार्मेसी एक्ट 1948 के द्वारा सभी आवश्यक गाइडलाइन को पूरा किया जाना अनिवार्य कर दिया गया था। मतलब क्या था कि जो भी व्यक्ति फार्मासिस्ट बनना चाहता है तो वो फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 3 की पूरी गाइडलाइन को पूरा करेगा। ठीक है। अब हमारा है इसमें सेंट्रल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। मतलब अब इसमें सेंट्रल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स, कौन कौन से मेंबर थे सेंट्रल काउंसिल में। ठीक है। पीसीआई में हम बोल सकते हैं, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो सेंट्रल काउंसिल की बात ये हो रही है। तो उसमें क्या थे, सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। 6 मेंबर्स यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा चुने जाते थे या चुने जाते हैं। ठीक है। अब क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एक मेंबर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से लिया गया। ठीक है। फिर एक मेंबर प्रत्येक स्टेट काउंसिल से चुना गया जो कि खुद में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। अब मतलब क्या है, देखो सेंट्रल फार्मेसी की बात हो रही है तो उसमें क्या है कि सारी जो स्टेट है उनके द्वारा भी एक एक मेंबर्स को लिया जाएगा उनकी स्टेट काउंसिल से, जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। ठीक है। अब क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है। तो इसमें क्या है, 6 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते थे, किसमें, नॉमिनेटेड मेंबर्स में। ठीक है। एक रिप्रेजेंटेटिव यूजीसी से तथा एक एक सभी स्टेट काउंसिल से लिया जाता था। मतलब क्या हो, एक रिप्रेजेंटेटिव यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से लिया गया तथा एक एक सभी स्टेट काउंसिल से मेंबर को लिया जाता था। अब हमारा नेक्स्ट है, एक मेंबर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से लिया जाता था। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। इसमें क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस एक होता था। ठीक है। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होते थे। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये जो है एक्स ऑफिसियो मेंबर्स होते थे। अब इसके बाद में हमारी हेडिंग है फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसमें हम फंक्शन की बात करें तो बहुत सरल है। फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन का निर्धारण करना या निर्धारित करना, कॉलेज की आवश्यक फैसिलिटीज़ को इंस्पेक्ट या चेक करना। ठीक है। कॉलेज स्टाफ की क्वालिफिकेशन को चेक करना कि मतलब जो पढ़ा रहे हैं वो खुद क्वालिफाइड है या नहीं। फार्मासिस्ट की इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करके रखना, मतलब जो फार्मासिस्ट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन को स्टेट काउंसिल में रजिस्टर करना। मीटिंग इंस्पेक्शन के लिए डेट टाइम को फिक्स करना। ठीक है। नए कैंडिडेट को फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्टर करना। तो ये सब क्या थे, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शन थे। अब हम देखते हैं एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन क्या, फार्मेसी एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन को निर्धारित करना। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ
जैसे कि मैंने इसमें पॉइंट वाइज लिखा है, आप भी इस चीज़ को पॉइंट वाइज ही लिखें, क्योंकि सिलेबस इसमें लिखने के लिए बहुत होता है और आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, आपकी कॉपी भी अच्छी लगेगी, भरी भरी कॉपी लगेगी। तो आप इसको पॉइंट वाइज ही लिखने की कोशिश करें, ना कि पैराग्राफ में। कोर्स पूरा करने के बाद ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, जैसे डी फार्म है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम में अपियर होने से पहले कोर्स और ट्रेनिंग प्रॉपर कंप्लीट करना, एग्जाम में अपियर होने से पहले कोर्स और ट्रेनिंग प्रॉपर कंप्लीट करना, ठीक है। कॉलेज के द्वारा स्टूडेंट को जरूरी इक्विपमेंट और फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो ये क्या थे, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शन। अब हम बात करते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल, मतलब जो राज्य स्तर पर होती है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल का निर्माण फार्मेसी एक्ट 1948 के द्वारा 1951 में किया गया था, ठीक है। ये तो एक्ट है 1900, फार्मेसी एक्ट 1948, ये तो नाम है, लेकिन इसके द्वारा निर्माण कब किया गया था, 1951 में। ये बात हमें ध्यान रखनी है। स्टेट फार्मेसी रूल 1951 में के सेक्शन 19 में कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे इसके बारे में बताया गया है। अब हम इसमें मेंबर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। तो इलेक्टेड मेंबर्स में 6 मेंबर स्टेट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, ठीक है, स्टेट के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए 6 मेंबर। एक मेंबर मेडिकल काउंसिल से होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 5 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, जिनमें से 3 के पास फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। डिग्री भी हो सकती है या डिप्लोमा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट क्या होगा, एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट का होगा, ठीक है। इंचार्ज ऑफिसर ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। गवर्नमेंट एनालिस्ट होगा अपॉइंट अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ये गवर्नमेंट एनालिस्ट भी होगा। फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल के फार्मासिस्ट रजिस्टर को फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत मेंटेन किया जाना या करना, ठीक है। ये क्या है इसका फंक्शन, फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत नए फार्मासिस्ट को रजिस्टर करना या रजिस्टर से हटाना कब, जबकि वो कोई ऐसा इलीगल काम करते हैं या फार्मेसी एक्ट 1948 की कोई ऐसी गाइडलाइन है उसको पूरा नहीं करते हैं, तब उसका नाम जो है वो रजिस्टर से हटा भी दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्य सरकार के द्वारा एकत्र करके जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल को बनाया जाता है और इसे फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 20 के द्वारा बनाया जाता है। तो ये क्या है, जैसे जॉइंट स्टेट नाम से ही क्लियर हो रहा है, जॉइंट स्टेट मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य की सरकारें जॉइंट स्टेट फार्मेसी का गठन करती हैं। इसमें हम कैसे मेंबर्स को देखते हैं, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स 3 से 5 मेंबर्स प्रत्येक स्टेट से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट लिए जाते हैं, मतलब 3 से 5 मेंबर लिए जाएंगे प्रत्येक स्टेट के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है। एक मेंबर प्रत्येक स्टेट के मेडिकल काउंसिल से लिया जाएगा, मतलब जितनी भी स्टेट इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनसे सबसे एक एक मेंबर्स क्या है, मेडिकल काउंसिल से लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। 2 से 4 मेंबर प्रत्येक स्टेट से लिए जाते हैं जिसके पास फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा हो और वह एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, नॉमिनेटेड मेंबर्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर प्रत्येक स्टेट से लिया जाता है। वही बात, जितनी भी स्टेट इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, तो उनसे सबसे एक एक मेडिकल ऑफिसर भी लिया जाएगा, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। इंचार्ज ऑफिसर ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन प्रत्येक स्टेट से लिया जाएगा, एक इंचार्ज ऑफिसर भी लिया जाएगा। प्रत्येक स्टेट से गवर्नमेंट एनालिस्ट लिया जाएगा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 के तहत लिया जाएगा। तो ये क्या हो गए, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन क्या है, वह पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में हो जाता है और पीसीआई के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है कि पर्सन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए एलिजिबल है, यहाँ पे लिए आप लिखेंगे, बनने के लिए एलिजिबल है, तो उस पर्सन को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहा जाता है, ठीक है। पर्सन का रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए जो प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है उसे रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट कहते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है वह तो इसे कुछ इस प्रकार की कंडीशंस को पूरा करना होता है।
कौन सी कंडीशन है? पर्सन 8 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 18 वर्ष की, सॉरी, तो 18 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। उससे उसने एक अप्रूव्ड एग्जामिनेशन को पास किया हो, चाहे वो डिप्लोमा का हो चाहे डिग्री का हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्टर। रजिस्टर से नेम को कब निकाल दिया जाता है? फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 36 के द्वारा एग्जीक्यूटिव कमेटी किसी का भी क्या है ये? फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 36 के द्वारा एग्जीक्यूटिव कमेटी किसी भी व्यक्ति का नाम, यहाँ पे लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, किसी का भी व्यक्ति लिख दिया है मैंने, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का नाम जो है रजिस्टर से हटा सकती है जो व्यक्ति फार्मेसी एक्ट 1948 की शर्तों को पूरा नहीं करता है। मतलब क्या है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत सेक्शन 36 के द्वारा किसी भी व्यक्ति का नाम रजिस्टर से हटा सकती है जो क्या करता है, फार्मेसी एक्ट 1948 की शर्तों को, नियमों को पूरा नहीं करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में क्या होगा? यदि कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने का झूठा दावा करता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, दूसरा कहा, यदि किसी व्यक्ति ने बिना रजिस्ट्रेशन के ड्रग डिस्पेंस की है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना और 6 माह का कारागार यानी कि जेल हो सकती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? यदि किसी पर्सन का लाइसेंस रिमूव कर दिया गया है और वह अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्टेट काउंसिल को सरेंडर नहीं करता है तो उस पर उसके 50 रुपये का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, इंस्पेक्शन के दौरान गलत दस्तावेज को दिखाने पर या गुमराह करने पर 1000 रुपये का जुर्माना और 6 माह का कारागार हो सकता है। तो ये क्या थे? ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। अब हम बात करते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। फार्मेसी प्रैक्टिस, ड्रग के थेरेपेटिक यूज, ड्रग की सेफ्टी, ड्रग के रेशनल यूज का पता होना या पता करना ही फार्मेसी प्रैक्टिस कहलाता है। ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग करना भी फार्मेसी प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी या फार्मेसी प्रैक्टिस कहलाता है। ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा बड़े स्तर पर करने और इफेक्टिव करने के लिए 2015 में, यहाँ पे करने के लिए 2015 में एक रेगुलेशन को बनाया गया जिसे फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 कहा गया। ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब ड्रग से संबंधित जानकारी को जुटाना, ड्रग की चेकिंग करना, ड्रग को डिस्पेंसिंग करना, ड्रग की कंपाउंडिंग करना फार्मेसी प्रैक्टिस कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, बहुत सरल है। आप इसको लिखेंगे, एक बार अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, एक बार दो बार इनको पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रहेंगी। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, पेशेंट को बेस्ट मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, दूसरी क्या है? ह्यूमैनिटी के लिए ऑनेस्टी से अपनी ड्यूटी करना। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो हम इसमें पढ़ेंगे। पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट को ओरली गाइड करना ही पेशेंट काउंसलिंग कहता है। जैसे मतलब पेशेंट काउंसलिंग कुछ जैसे बातें होती हैं, हम उनको बताते हैं पेशेंट को, जैसे उनको अगर डायबिटीज़ है तो हम उनको बोलेंगे कि अपनी डाइट में शुगर जो है वो कम करें, तो इसी को ही क्या बोलते हैं? पेशेंट काउंसलिंग बोलते हैं। और उनसे कुछ पूछना कि वो किस तरह की डाइट ले रहे हैं, ये सब कुछ क्या आता है, किस में आता है? पेशेंट काउंसलिंग में आता है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग को निर्माण करना जिससे कि थेरेपेटिक इफेक्ट मिल सके, इसे क्या कहते हैं? ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ड्रग कंपाउंडिंग क्या होता है? इसे ड्रग की प्रिपरेशन, मिक्सिंग, पैकिंग और लेवलिंग करना होता है। इसमें क्या होता है? इसमें मिक्सिंग करना, पैकिंग करना, लेवलिंग करना, प्रिपरेशन करना ड्रग कंपाउंडिंग कहलाता है। ड्रग डिस्पेंस क्या होता है? डिस्पेंसिंग में इसमें प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार पेशेंट को दवाई दी जाती है, ड्रग दी जाती है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट, वह फार्मासिस्ट जो कम्युनिटी में ड्रग को डिस्पेंस करता है, ड्रग डिस्पेंस करता है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट कहलाता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, वह फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल में ड्रग डिस्पेंस का कार्य करता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहलाता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। मैं आपको चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे नोट्स लिखते टाइम कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, कुछ वर्ड लिखना भूल जाता हूँ, जहाँ जैसे आपने भी अभी देखा कहीं कहीं मैं के लिए लिखना भूल गया। तो ऐसी चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखें। आप खुद भी जब नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये चीज़ आएगी, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी ध्यान नहीं रहती बहुत सी चीज़ें, तो आप इसमें खुद भी उस चीज़ को ध्यान रखें और अपने आप से लिख लीजिए। ऐसे एक आध वर्ड मैं लिखना भूल जाता हूँ,
कई बार मैंने देखा है। तो आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिए और अपना थोड़ा-सा खुद का माइंड लगाकर उसको लिख लीजिए। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।